हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 98 है और इससे पहले हम 97 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले ने 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता की थी। फिर बात करें लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग है भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है यहाँ पे, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यह भारत का वायसराय था और इसने बंगाल विभाजन को रद्द किया। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द किया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, फिर बात करें लॉर्ड लिनलिथगो, तो यह भी भारत के वायसराय थे। ठीक है ना, भारत का वायसराय था और इसके कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है ना, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। क्रिप्स मिशन आया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर बात करें लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन यह भी भारत का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन यह भारत का वायसराय था और इसने बंगाल विभाजन करवाया था। ठीक है ना, बंगाल विभाजन करवाया था लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन यह सबसे युवा वायसराय थे। ठीक है ना, सबसे युवा यानी कि कम उम्र के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसे अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? तो किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और अपनी पुस्तक में। ओके, फिर बात करें दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दादा भाई नौरोजी यह आईएनसी के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और ये कब बने थे? तो ये बने थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में ये आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और ये कितनी बार अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी? तो ये 3 बार बने थे। ठीक है ना, 3 बार यह आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। सबसे पहले 1886 कलकत्ता में, फिर उसके बाद 1893 लाहौर में और फिर 1906 में कलकत्ता में। ओके, इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर बात करें सर आर्थर कॉटन, तो ये कौन थे? यह एक
ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे। ठीक है, यह ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर थे। फिर है मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू यह जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। फिर बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यह फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल चुने गए थे। ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। ठीक है ना, बंगाल का शेर कहा था इन्होंने अपने आप को, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इन्हीं भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, और इन्हें सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तुकला है। तो लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश का कालीन वास्तुकला है। तो यह है मुगल का। ठीक है, मुगल कालीन वास्तुकला है शालीमार गार्डन। ठीक है, जो कि लाहौर और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और ये किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, जो कि अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। ठीक है, और इन्होंने दिल्ली का लाल किला बनवाया। और इन्होंने जामा मस्जिद बनाई। ठीक है ना, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, किसने? शाहजहां ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऊष्मा बजट क्या है। तो इनमें से ऊष्मा बजट क्या है? तो ऊष्मा बजट है पृथ्वी द्वारा अवशोषित होने वाली ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह ऊष्मा बजट है। ओके, नेक्स्ट है कामेट, नामचा, बरवा, गुरल, मंधाता इनके नाम हैं। तो कामेट, नामचा, बरवा और गुरल मंधाता ये नाम किसके हैं? तो ये नाम है हिमालय की पर्वत चोटियाँ। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम है कामेट, नामचा, बारवा, गुरला, मंधाता। ठीक है, ये हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम हैं। और इसके अलावा हिमालय की प्रसिद्ध चोटी, ठीक है ना, प्रसिद्ध चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट और K2 ये हिमालय की चोटी है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट और K2। फिर बात करें हिमालय से होकर बहने वाली नदियाँ। तो हिमालय से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये है गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ये नदियां हैं जो कि हिमालय से होकर बहती हैं। ठीक है, फिर बात करें हिमालय में रहने वाली जनजातियां। तो हिमालय में रहने वाली जनजातियां हैं शेरपा और भूटिया जनजाति, ये हिमालय में रहने वाली जनजाति हैं। और हिमालय की ज्वालामुखी, तो हिमालय में कोई भी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत के किस भाग में मुआत्सु त्यौहार मनाया जाता है। तो भारत के किस भाग में मुआत्सु त्यौहार मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में मुआत्सु त्यौहार मनाया जाता है। और ये त्यौहार एओ जनजाति द्वारा, ठीक है, एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये त्यौहार मई के शुरू में, ये मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, यानी कि 1 से
3 मई के बीच यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, मोआत्सु त्यौहार। फिर बात करें महाराष्ट्र के फेमस त्यौहार की, तो महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं गणेश चतुर्थी, ठीक है, गणेश चतुर्थी और गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा और दिवाली, ठीक है, ये फेमस है महाराष्ट्र की। फिर बात करें राजस्थान की फेमस त्यौहार, ठीक है, तो राजस्थान का है सबसे पहले पुष्कर ऊंट मेला, ठीक है, पुष्कर ऊंट मेला, इसे देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, ठीक है ना। फिर है गणगौर, ठीक है, ये राजस्थान के त्यौहार हैं, ठीक है। फिर बात करें गोवा के, तो गोवा का है क्रिसमस और नए साल की शुरुआत, ठीक है, नए साल की शुरुआत, ये दोनों ही फेमस त्यौहार हैं गोवा के। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है इस अभियान में पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं है, तो यह गलत कथन है। फिर है इसे 2 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था, तो ये भी गलत है। फिर है इसे सार्वभौमिक स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, तो ये पूरा सही है। फिर है यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में इनमें से कथन है कि इसे सार्वभौमिक स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, यह कथन सत्य है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वित्तीय आपातकाल से संबंधित, ठीक है ना, तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये है अनुच्छेद 360। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कथन सही है यह दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह दक्कन के पठार में अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी इसे रेगुर मिट्टी और काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, रेगुर मिट्टी और काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सरकार अनिवार्य रूप से कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो सरकार अनिवार्य रूप से कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो यह करती है 22, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 फसलों के लिए सरकार अनिवार्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक शिशु को मां के गर्भ में डैश के माध्यम से पोषण प्राप्त होता है। तो एक शिशु को मां के गर्भ में डैश के माध्यम से पोषण प्राप्त होता है, तो ये पोषण प्राप्त होता है गर्भनाल से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गर्भनाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालयों का हिस्सा है। तो इनमें से कौन सा भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालयों का हिस्सा है। तो ये है योग, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, योग यह भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 विद्यालयों का एक हिस्सा है। 6 विद्यालय के कौन कौन से हिस्से हैं। तो 6 हिस्से हैं, तो ये कौन कौन से हैं। तो ये है न्याय, फिर है वैशेषिक, फिर है सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 हिस्से हैं, ठीक है ना, भारतीय दर्शन शास्त्र के ये 6 विद्यालयों के ये 6 ही हिस्से हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है माइक्रोचिप्स बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप्स बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सिलिकॉन का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन का उपयोग माइक्रोचिप्स बनाने के लिए, माइक्रोचिप्स बनाने में सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है तो ये है मेमोरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मेमोरी, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों के घटित होने के सही क्रम को दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा है जो कि पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों के घटित होने के सही क्रम को दर्शाता है? तो ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्म मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्म मंडल। यह पृथ्वी की सतह से होकर वायुमंडल की परतों तक घटित होने की सही क्रम को दर्शाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का कौन सा राज्य समुद्री मत्स्य का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का कौन सा राज्य समुद्री मत्स्य का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है गुजरात राज्य, यह समुद्री मत्स्य का सबसे बड़ा उत्पादक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया? तो बड़ी माता के टीके का आविष्कार यह किया था एडवर्ड जेनर ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने बड़ी माता की टीके का आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता डैश में मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है ये रिएक्टर स्केल में। राइट आंसर है ऑप्शन डी रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है दलदल और धान के खेत निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो दलदल और धान के खेत ये कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो यह करते हैं मीथेन गैस उत्सर्जित। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण महिला सेक्स हार्मोन है? तो इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण महिला सेक्स हार्मोन है? तो ये है एस्ट्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन बी एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है उत्तर ध्रुवीय ज्योति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर ध्रुवीय ज्योति के संदर्भ में इनमें से कथन सही है तो यह है पृथ्वी के आकाश में दिखने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह उत्तर ध्रुवीय ज्योति के संदर्भ में कथन सही है। ओके, यह पृथ्वी के आकाश में दिखने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। चलिए राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राइट आंसर ऑप्शन डी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट है बैंगन का आनुवांशिक रूप से संशोधित रूप विकसित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो बैंगन का आनुवांशिक रूप से संशोधित रूप से विकसित किया गया तो इसका उद्देश्य था इसे कीट प्रतिरोधी बनाना। राइट आंसर ऑप्शन ए इसे कीट प्रतिरोधी बनाना। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो ये है आल्प्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी आल्प्स, ये स्विट्जरलैंड में स्थित पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधारों से संबंधित है? तो भारत में इनमें से कौन सी समिति कर सुधारों से संबंधित है? तो ये है राजा चेलैया समिति। राइट आंसर है ऑप्शन सी राजा चेलैया समिति, ये कर सुधारों से संबंधित है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जी की जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।